अभी तक की जानकारी में उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक आपदा में हिमाचल के 10 लोगों के फंसे होने की जानकारी। पेंगोंग झील से कदम पीछे हटाने को मजबूर हुआ चीन। संसद में एलएसी पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। 46 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने दिए युवा विज्ञान पुरस्कार। चंद्रप्रभा नेगी बनी शिमला जिला परिषद अध्यक्ष, सुरेंद्र उपाध्यक्ष। और 53वीं पुण्यतिथि पर पंडित दीनदयाल को किया गया याद। भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित कर बताया प्रेरणा स्रोत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजना ठाकुर। उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक आपदा में हिमाचल के 10 लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी तक मिल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार उत्तराखंड प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो परिजनों और उत्तराखंड प्रशासन के साथ लाइजनिंग के लिए हिमाचल से अधिकारियों की एक टीम भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में फैसला देर शाम एक बार स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। उत्तराखंड में आई आपदा में हिमाचल के करीब 10 लोगों के फंसे होने की चिंताजनक खबर है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज मिली ताजा सूचना के मुताबिक 10 लोगों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हिमाचल सरकार लगातार उत्तराखंड प्रशासन और सरकार के संपर्क में है और प्रदेश के लोगों की सही सलामत घर वापसी के लिए प्रयासरत हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि उत्तराखंड आपदा में हिमाचल प्रदेश के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, उनके स्वास्थ्य और अन्य किसी भी मदद के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। सीएम ने कहा कि अपने परिजनों को ढूंढने उत्तराखंड गए हिमाचल के सभी लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था भी हिमाचल सरकार करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोबारा मदद का भरोसा देते हुए कहा कि जो भी इस दृष्टि से करना आवश्यक होगा, सरकार उन सभी पहलुओं पर काम करेगी। अभी तक जो पिछले कल तक तो हमको जो जानकारी जो थी शायद 8 लोग ऐसे बताए जा रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी मिली है बताया जा रहा है कि 10 लोग ये हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक पुष्टि करना अभी तक कठिन है कि लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ उसमें जो वहाँ पर जो डैम की साइट पर जो काम कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ के साथ हमारी गवर्नमेंट का पूरा जो है वो लगातार संपर्क है और जो भी इसमें मदद करने की दृष्टि से जो मैंने कल भी कहा था वो हम करने के लिए तैयार हैं। कोई अधिकारी भी भेजा है सर? अधिकारियों की टीम क्या सर वहाँ पर जाएगी या भेजी गई है? जो निश्चित रूप से आज हम थोड़ा सा एक बार दोबारा रिव्यू लेंगे इस सारी सिचुएशन का। अगर एक टीम वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए उस दृष्टि से भेजने की आवश्यकता है, विचार करें। संसद के ऊपरी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति बन गई है। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित मेजर धान सिंह थापा पोस्ट परमानेंट बेस पर रहेगी। उन्होंने कहा कि पेंगोंग झील से सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद दोनों सेनाओं के बाद एक बार फिर से वार्ता होगी। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं।
अपने बयान में राजनाथ सिंह ने सेना के बहादुर जवानों की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपने शौर्य व बहादुरी का परिचय दिया। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वो 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, पहला, दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को माना जाए और उसका सम्मान किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास नहीं किया जाए। और तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस दृष्टिकोण और निरंतर वार्ता के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग झील के दक्षिण और पश्चिम किनारे पर चीनी सेना के पीछे हटने का समझौता हो गया है। समझौता के अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से हटाएंगे। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। उन्होंने कहा, पैंगोंग झील को लेकर हुए समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा। इसी तरह भारत अपनी सेना को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है।
यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सदन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं वहां मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों और कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग है और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। अभी भी LAC पर डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग के बारे में कुछ बकाया मुद्दे बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी LAC पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि द्विपक्षीय समझौता और प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, मैं इस बात से भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई किसी भी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित युवा विज्ञान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को अपनाकर उन्हें अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2018 में 47, 2019 में 30 और आज के इस कार्यक्रम में 46 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का। छात्रों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं जिन्होंने अथक परिश्रम के बाद विज्ञान को अपनाकर ये स्थान हासिल किया, उनके साथ आए। उनके पेरेंट्स, मंचासीन सभी अधिकारियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सभी विशिष्ट अतिथियों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करने। दीप प्रज्वलित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता केवल इस बात की है कि विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाए। नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति अगर हम भारत देशों से शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि आपका रास्ता रोकने की कोई कीमत नहीं कह सकता है।
और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में साधन की कमी हो सकती है, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, उनकी क्षमता में कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं कर सकता है। उस दृष्टि से बहुत सक्षम है हमारे बच्चे, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता उस चीज की हमेशा रहती है कि उनको प्रोत्साहित करना, उनको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अध्यापकों की है। अध्यापक बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस बच्चे की रुचि किस विषय में है, ये बच्चा किस विषय में आगे बढ़ करके अच्छा काम कर सकता है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि अध्यापकों के माध्यम से जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी ये विषय जानना चाहिए कि आपके बेटे में, आपके बच्चे में इस प्रकार की योग्यता है, इस विषय में विशेष योग्यता है, इस विषय में विशेष रुचि, और उस विषय में आगे बढ़ने के लिए अभिभावक और अध्यापक मिलकर के अगर उस बच्चे को प्रोत्साहित करें तो मैं समझता हूँ कि उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आ सकती है। मेरा ये मानना है कि बच्चों को उस प्रकार से हमको नहीं खाना चाहिए कि माँ बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, माँ बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, माँ बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा जो है वो अफसर बनना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। उनकी भावना के प्रति, बेटे के प्रति स्वाभाविक रूप से हो सकती है कि बेटा आगे बन करके जो है अच्छा काम करे, अच्छा उसका कैरियर हो, उसका भविष्य अच्छा हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। लेकिन बेटे की रुचि इसमें है, बेटा किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, इस बात को भी असेस करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता है कि जहां बच्चे को हम जिस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर उसकी उसमें रुचि है और पेरेंट्स और टीचर सारे मिलकर उस दिशा में बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे के लिए भी आगे बढ़ने के लिए सुविधा होगी और वो निश्चित रूप से अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके, उस फील्ड में आगे बढ़ करके, उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ करके अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम भी रोशन करें। कोविड-19 महामारी ने विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों को वर्चुअल माध्यम से पढ़ाया जाए और इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा की पढ़ाई का कोई अन्य विकल्प नहीं है और विद्यार्थियों ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद कक्षाएं शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के कारण प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उत्कृष्ट विद्यार्थी नए ज्ञान की खोज करेंगे और भविष्य में वैज्ञानिक बनकर उभरेंगे और शीर्ष स्थान हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए की राशि, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 90,000 और तीसरा स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थी को 80,000 रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई है। निश्चित रूप से बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे, और ख़ासतौर से हम तो ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश के हैं, ग्रामीण परिस्थितियों में जो रहते हैं, वहाँ पर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों के बीच में, और इसलिए वो टैलेंट आगे आए
इस दृष्टि से जो हमने एक कंपटीशन जो है जिसको बाल विज्ञान सम्मेलन के रूप में जो है वो आयोजित करके ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना जो आगे बढ़ करके जो है नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है साइंस के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। और उस दृष्टि से मुझे प्रसन्नता है कि आज 46 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और ये बच्चे वही हैं जो जिनकी पृष्ठभूमि बहुत इस प्रकार की नहीं है कि बहुत ऐसे साधन संपन्न परिवार के, सामान्य परिवार, गरीब परिवार के, लेकिन बच्चों में टैलेंट है। और मैंने आज इस बात को लेकर के अपनी बात कही कि टीचर्स और पेरेंट्स को मिल करके, अभिभावक और अध्यापकों को मिल करके बच्चे का रुझान जिस विषय में है उसमें आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर एक साथ मिल करके काम करें तो बच्चे का भविष्य भी और उसके साथ साथ में माँ बाप का नाम भी रोशन होगा और उसके साथ में अपने टीचर्स का जो अध्यापक है उनका भी नाम रोशन करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है उन्हें बच्चों ने जो है वो काम किए हैं। आप यहाँ पर सामने प्रदर्शनी लगी है तो उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव बच्चों ने लिए हैं, नई चीज़ों को जोड़ करके। उस दृष्टि से मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। शिमला में वीरवार को जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चंद्रप्रभा नेगी को जिला परिषद शिमला की नई अध्यक्ष और सुरेंद्र रेटका को उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए चंद्रप्रभा नेगी को 15 वोट पड़े, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र को 17 वोट मिले। वहीं भाजपा ने आजाद प्रत्याशी भारती को समर्थन देते हुए अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें मात्र 9 वोटों में ही संतोष करना पड़ा। जिला परिषद सदस्यों की वीरवार को बचत भवन में बैठक आयोजित हुई। सुबह 10 बजे उपायुक्त शिमला द्वारा बुलाई गई बैठक में संख्या बल में कांग्रेस ने दोनों पदों के लिए अपने नाम बताए। चुनाव में कुल 24 वोट में अध्यक्ष पद के लिए चंद्रप्रभा नेगी को 15 वोट मिले, जबकि उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र रेटका को 17 वोट मिले। और हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके आशीर्वाद द्वारा ही आज शिमला जिला के अंदर हमारी जो जिला परिषद बनी है उनको तो मैं दिल की गहराई से रानी प्रतिभा सिंह जी, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब। और ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, जो भी हमारी पार्टी की पॉलिसीज होगी, जो हमारे छूटे पड़े कार्य होंगे, उनको गति देने में हम प्रयासरत हैं और अपने पार्टी के साथ भी वचनबद्ध है कि हम अपने लोगों का और सब कुछ मिलजुल कर सब एकता से काम करेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का और जिले का नाम ऊंचा हो। जो हमारे को मान सम्मान रेटका जी और मेरे को हमारी पार्टी ने दिया, हम आजीवन आभारी रहेंगे अपनी पार्टी के। और हमारे जो ऑनरेबल मेंबर साहिबान हैं जिन्होंने हमारे को सहयोग दिया, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों का साथ दिया और तभी हम सांप्रदायिक ताकतों को इन चुनाव में हरा पाए। थैंक यू। गौरतलब है कि चंद्रप्रभा जिला परिषद शिमला की पहले भी अध्यक्ष रह चुकी है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। सिर्फ एक सदस्य के पाला बदलने के बाद चंद्रप्रभा नेगी को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। मौजूदा समय में नेगी के पास प्रदेश कांग्रेस का पद भी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की करीबी माने जाने वाली चंद्रप्रभा का रामपुर कार्ड का जादू भी माना जा रहा है। ये जो जीत हुई जिला परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, इसके लिए मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे जो आदर योग्य पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, रानी साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से अभी अध्यक्ष मोदी जी ने कहा कि जो भाजपा सरकार डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने हमारे कई सदस्यों से संपर्क किया कि आप हमारी पार्टी में आइए, लेकिन हमने उन्हें एक ही टूक जवाब दिया, हम हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और साथ रहेंगे। और जिस तरह से जो ये
मेरे सभी कांग्रेस के जो हमारे सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा था। हम एक छात्र जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी है और कांग्रेस पार्टी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी की अध्यक्षता में हम आज एक और जो हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं वार्ड के जितने भी हमारे माननीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ज्यादा धन्यवाद मैं कम्युनिस्ट पार्टी का करता हूं जिन्होंने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। आज जो उन्होंने समर्थन दिया उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक विकास की बात रही, उसके लिए हमारा जो हाउस का सदन चलता है, इससे पहले हमारी चंद्रप्रभा नेगी जी जिला परिषद की उपाध्यक्ष रही है। मुझे भी इस दफा दूसरी दफा जो जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से कांग्रेस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक विकास की बात रही, वो सबका एक समान विकास होगा, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो आगे 2022 में चुनाव होने हैं, उसमें हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी की अध्यक्षता में जो चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर 2022 में पूरा समर्थन लेकर आएगी और हमारे लोकप्रिय जो हमारे आदर योग्य सम्मानीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में द्वारा एक दफा चुनाव लड़ा जाएगा और 7वीं बार वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। वहीं भाजपा ने आजाद प्रत्याशी भारती को समर्थन देते हुए अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें 9 मतों से संतोष करना पड़ा। भाजपा ने उपाध्यक्ष के लिए आजाद प्रत्याशी मदन को समर्थन दिया था, लेकिन उन्हें 7 वोट ही मिले। कांग्रेस के पास अपने 12 सदस्यों के अलावा माकपा के 3 सदस्यों का समर्थन भी था। इसके अलावा 2 आजाद सदस्यों ने उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल की 53वीं पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में पूरे प्रदेश भर में मनाया। इस उपलक्ष्य में सभी मंडल में पुष्पांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी अवसर पर शिमला प्रदेश कार्यालय दीपकमल चक्कर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला शिमला की प्रभारी एवं प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक राजपाल सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। 9 वर्ष तक वो स्कूल न जा पाए और उसके उपरांत अपनी मेहनत द्वारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा पूर्ण की। आईएएस में चयन होने के उपरांत भी उन्होंने देश सेवा को पहले चुना। वो संघ के प्रचारक थे और जब उनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने के लिए उत्तम कार्य किया। वो एक सफल पत्रकार, आर्थिक विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल के समग्र दर्शन में भारतीय राजनीति की दशा क्या हो, इसका दर्शन होता है। 8 वर्ष के भी नहीं थे जब माता जी का देवसान हुआ, 10 वर्ष के भी नहीं थे कि नाना जी चल बसे जो उनकी देखभाल कर रहे थे, और 18 साल के जब हुए तो उनका अनुज, उनका छोटा भाई, वो चल बसा। तो बहुत ही दुख उन्होंने अपने जीवन में देखे, परंतु इतना तीव्र उनका दिमाग था, जैसे बताया गया। बीए की उन्होंने कानपुर से और एमए करने वो आगरा आए, और आईएएस की भी उन्होंने जो एग्ज़ाम है वो पास किया, परंतु उन्होंने राह क्या चुनी? देशभक्ति की, त्याग की, बलिदान की, ताकि हमारा देश
एक विश्व गुरु बन सके। और आज यदि हम यहाँ पर हैं, आज हम यदि हमारा संगठन इतना मजबूत सशक्त है, तो हमारे इस ऐसे जो नेतृत्व रहा है उनके बलिदान के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये प्रण करना है, यहाँ आज हम ये प्रण करके जाएं कि उनके जीवन के बारे में और अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब हम महापुरुषों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में जो देश के प्रति, समाज के प्रति एक बहुत बलिदान की और एक भावना आती है कि हम कल्याण के लिए, लोगों को कल्याण के लिए कार्य करें, अपने संगठन के कल्याण के लिए कार्य करें। और जो उन्होंने विचार दिया, जो उन्होंने दर्शन दिया, एक आत्म मानववाद, उसको सुदृढ़ करें, उस पर चलें। इसके बारे में हम जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जैसे आज हमने सुना, उतना हमारा दिमाग में इसके बारे में ज्ञान बढ़ेगा। इतने ज्ञानी महापुरुषों ने आज इस बारे में आपको बताया है। तो आज जिस प्रकार से राज्यपाल जी ने भी कहा कि हम यहाँ से प्रण करके उठें कि अवश्य हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। और यदि हम इस भावना से अपने संगठन के लिए कार्य करेंगे तो हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारी सरकार मजबूत होगी और हमारे देश में सब और खुशहाली होगी, प्रेम होगा और एकता होगी। तो इसी भावना के साथ आज हम यहाँ से जाएं कि आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम से जब जाएं तो एक नई भावना से जाएं और अपने देश को सशक्त करके उसे विश्व गुरु बनाने के लिए यहाँ से उठें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए पंडित दीनदयाल के चिंतन और विचार पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले हैं। उन्होंने कहा, जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया जा रहा था, तब पंडित जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्र नीति, अर्थनीति और समाज नीति भारत की जड़ों से जुड़ी हो, ये मंत्र देकर एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत के जरिए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की नींव रखी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।